नमस्ते। दो क्वेश्चंस कर रहे थे, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। What is the general formula of alkenes? What is the general formula of alkenes? Identify the alkenes from the following. जनरल फॉर्मूला एल्कीन का H2 Identify the alkenes. CnH2 प्लस भी तो आएगा कुछ नहीं। Identify the alkenes from the following. CnHn2 HN2 Identify the alkenes from the following. अच्छा, अब कुछ इन्होंने कंपाउंड दे रखे हैं, हमें ये बताना है इसमें एल्कीन्स कौन कौन से हैं। तो पहला है C2H6। गुड आफ्टरनून। C2H6, फिर है C2H4, फिर है C3H4, फिर है C2H2, C3H4, C2H2 और C3H6। पहला वाला गलत है, C3H6 दूसरा सही है। अब देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा है कि आप ये बताएं व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इसमें डबल अबे CnH2 है, कोई पढ़ता नहीं है कुछ है। हाँ डबल होता है भाई। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n। फिर इसमें से बताना है कि एल्कीन्स कौन कौन से हैं। तो बस ये देखना होगा कि भाई कार्बन का डबल होना चाहिए, बस ये यहाँ पर। तो 2 का डबल 6 ये तो नहीं है, 2 का डबल ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो हम ये करेंगे C2H6 सॉरी C2H4 and C3H6 are alkenes because they satisfy the above general formula. Because they satisfy the above general formula. ये वाला जो जनरल फार्मूला है CnH2n, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे यही एल्कीन्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स? CnH2n + 1 ये ना नहीं +2। What is the general formula of alkanes? वही पढ़ लिया था। Alkanes question mark. Identify the alkanes from the following. कल भी पढ़ लूँगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? Identify the alkanes from the following. Identify the alkanes from the following. CH4, C2H2, CH4, C2H2, C2H6, C3H6, C2H6, C3H6, फिर है C3H8। थर्ड और लास्ट सही है। H8। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ये सबसे पहले पूछ रहे हैं कि जनरल फार्मूला बताएं एल्केन्स का। CnH2n + 2। जनरल फार्मूला ऑफ general formula of alkanes
is CN H2n plus 2. CN H2n plus 2 ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। CnH2n plus 2 ये जनरल फार्मूला हो गया एल्केन्स का। उसके बाद में देखिएगा फिर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं n और हाइड्रोजन के कितने हैं 2n plus 2, यानी कि उसके डबल से 2 ज़्यादा। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 4। एक तो ये हो गया, ये नहीं होगा, एक ये होगा क्योंकि 2 का डबल क्या होगा 4 और 4 से 2 ज़्यादा 6, ये भी नहीं होगा। 3 का डबल 6 और 6 से 2 ज़्यादा 8, तो C3H8। तो 1 2 3 ये 3 हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH4 C2H6 CH4 C2H6 and C3H8 are alkenes। बढ़िया इंग्लिश आती है। Where are you? CH4 C2H6 and C3H8 are alkenes because they satisfy The formula. the above general formula। They satisfy the above general formula। ये क्वेश्चन 4 है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, which of the following organic compounds is unsaturated? Question 5, which of the following organic compounds which of the following organic compounds are unsaturated? Which of the following organic compounds are unsaturated? तो क्या क्या ले रखा है CH4 और C2H4, CH4 C2H4। सर मुझे पता क्या चलता है ये? बता रहा हूँ अभी। हाँ जी, जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी कि या तो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। तो हम यहाँ लिखेंगे अच्छा पहला वाला तो एल्कीन है। हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्कीन्स और एल्काइंस। तो C2H4 तो ये क्या है, मतलब अगर हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के क्या है एग्जैक्टली डबल। जब ये एग्जैक्टली डबल है इसका मतलब ये एल्कीन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस C2H4 is since C2H4 is ethene that is alkene, so it is an unsaturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी। तो ये क्वेश्चन 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6,
6 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड? Which of the following compounds can have a double bond? Which of the following compounds can have a double bond? तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर दो कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं, एक दे रखा है C3H8 और एक C3H6. C3H8 and C3H6 बताएंगे कैसे? तो बना के देखना पड़ेगा कौन सा सही है। ऐसे ही नहीं बता सकते। डबल बॉन्ड किसमें होता है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है हमेशा एल्कीन में, और अगर एल्काइन होता है तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछेंगे तो हम वो देखेंगे। फिर तो ये सेकंड वाला होना है एल्कीन। सेकंड वाला हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा एल्कीन में होता है, और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये वाला CnH2n। तो जो CnH2n को सेटिस्फाई करेगा C3H6। तो यहाँ नोट करेंगे बिकॉज एल्कीन्स तो सबके नाम सेम सेम है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। are the hydrocarbons, because alkenes are the hydrocarbons containing a double bond so C3H6 contains double bond because it is ethene, that is an alkene। क्योंकि ये एल्कीन है तो C3H6 जो है C3H6 आपका डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 7 नोट करें। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. A hydrocarbon molecule has three carbon atoms. Full stop. Write down its molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कैसे? जो केमिकल फार्मूला होता है ना, जैसे C3H6 है, इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल देते हैं। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसका मतलब एटॉमिक नंबर 3 है। क्वेश्चन पढ़ो तो सही। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स। हाँ तो वो 3C3 उसके अंदर कार्बन एटम्स 3 हैं, है ना। तो राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। if it is first part है an alkane, C3H8 second है alkene, C3H6 और थर्ड है alkyne। उसका क्या था? कार्बन एटम्स यानी कि जो स्मॉल एन है वो फिक्स है तीनों केसेस में। तो अब देखिएगा C3H4 जब फर्स्ट बात कर रहे हैं एल्केन की, C3H8 तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Cn H2S+2 since n is equal to 3 therefore एल्केन क्या होगा? C3H 2 into 3 plus 2 मतलब C3H8, ये हो गया एल्केन, ठीक है।
इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे इसका एल्कीन। C3H6 एल्कीन क्या होगा? CN H2N, since N is equal to 3, therefore C3H2 into 3 मतलब C3H6। चलिए थर्ड देखिएगा। थर्ड है एल्काइन C3H4 CnH2n minus 2, since n is equal to 3, therefore एल्काइन हो जाएगा C3H2 into 3 minus 2 मतलब C3H4। ठीक है, तो ये आपका एल्काइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोपीन प्रोपाइन नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स। जैसे इसमें कार्बन एटम्स दे रखे थे, इसमें हाइड्रोजन एटम्स दे रखे हैं। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल contains 4 hydrogen atoms. Contains 4 hydrogen atoms. Full stop. Give its molecular formula if it is an alkane, alkene, if it is an alkane, alkene, alkyne, ठीक। CH4 अब देखिएगा, पहला करेंगे हम एल्केन के लिए। जब एल्केन के लिए करेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा था, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो कार्बन एटम्स कितने होते हैं n एल्केन में, तो n को 3 के बराबर रख दिया था। हम क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दे रखे हैं 4, तो 2n+2 को आपको 4 के बराबर रख देना है। तो यहाँ पर है 2n+2 इज इक्वल टू 4, तो ये हाइड्रोजन एटम्स 4 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2n इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया, हम करके दिखा देना। नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 ये दे रखा था। Therefore alkane is CH4 C1H4 और CH4, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए C1H4 या CH4, सिंपली CH4। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। फिर मैं अगला देखेंगे एल्कीन।
CnH2n, तो फिर वही बात है कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 4 के बराबर है। C2H4 Cn 2n is n is equal to 2 It implies that n is equal to 4/2, मतलब n is equal to 2 आ गया, तो 2n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2, therefore alkene is C2H4 alkene हो गया C2H4। अब अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो यहाँ से फिर वही कि अब 2n-2 इज इक्वल टू 4 है, मतलब हाइड्रोजन एटम्स 4 के बराबर है। 2n इज इक्वल टू 4 + 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। 2n-2 4 और n is equal to 3, therefore alkyne is C3H4, alkyne is C3H4। बोलिए क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, अगला टॉपिक हम देखेंगे। यहाँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिलेबस में नहीं है। इसमें देखिएगा कि जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये वाला पोर्शन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वाला सिलेबस में से हटा दिया है इन्होंने, इसको हटाओ आप। और हेरिडिटी को डाल दो, उसके बाद आइसोमर्स भी नहीं है। अच्छा, होमोलॉगस सीरीज नोट करवा दिया था मैंने आपको, होमोलॉगस सीरीज बताइए। बता दो, याद नहीं है कुछ टॉपिक भी है सर। ठीक, ये सबसे बड़ा टॉपिक है ना, कौन सा? होमोलॉगस। चलिए जी, बस 2 मिनट वेट करिए, आ रहे हैं। आराम से तुम फिर से करोगे। नहीं तो पीछे हो गया, मैं आगे थोड़ी हो रहा हूँ। ग्रीन क्या है? अच्छा ग्रीन। हेरिडिटी पूरा आ रहा है और वो वाला दूसरा वाला दिन उसमें हमें कटा है, हमारे स्कूल वालों ने भी काटा है। आधे चैप्टर दे रहे हैं पेपर में अभी, यहाँ पर पेपर में दे रहे हैं। ये देखिए माइक लिए तो सिर्फ बड़ बोल के तो याद आ गई। भाई हमको 3 बजे क्या करेगी आके? दोपहर होएगा बड़ा। तुमने 3 बजे
मेरा फोन आया था, मैं कॉल नहीं कर रहा मैंने पूछा जो बोला। अबे तो गाना सुन रहा हूँ, इसको दिक्कत हो गई। घर में कोई जगह नहीं मिली, बीजा में खेलने बाजी आ गया मैं। मैं मान कुछ फील हो रहा होगा। अबे मैं गेम आ गया तेरे चक्कर में। अच्छा खासा मैच चल रहा था। सर हाँ शाम वाले बैच में कौन चैप्टर चल रहा है? जी अरे वो कब शुरू करोगे? हेरिडिटी शाम में या दिन में, किसी में भी? कर दूंगा। पेपर में आ रहा है, मैथ्स में भी आ रहा है, सरफेस एरिया, सारे चैप्टर ही आ रहे हैं मैथ्स में। पागल हो गए स्कूल वाले तो। मेरे में तो 2 है सर। सर उन्होंने सिलेबस सारा टर्म में पूरा ला दिया। मुझे मालूम है ना कि जब हम टर्म 1 की तैयारी कर रहे थे तो वो टर्म 2 का सिलेबस करा रहे तब हम मैंने ख्याल नहीं किया था कि थे और कायदा ये कहता है कि अब दोबारा कराना चाहिए। दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, ढंग से पूरा नहीं समझा रहे हैं। तुम्हारा तो प्रेसिडियम है ना। हम तो सोच रहे हैं टीचर को 100 रुपए दे देते हैं, जरा बातचीत चलाते हैं, बातचीत चलाते हैं। 20 बच्चों को टीचर को नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें होमोलॉगस सीरीज। एक बैच में हमारे एक क्लास में 2 बैच हैं। भाई तुम ना सॉल्यूशन ढूंढा करो, और ये आप में से सभी को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन ढूंढा करो, क्योंकि ना कभी किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इसलिए सॉल्यूशन ढूंढा करो, क्योंकि हम मतलब ना कई बार अगर बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सोचने लगते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। मतलब जैसे स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो तो स्कूल पढ़ाई जब स्कूल की ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जब कॉलेज में पहुँचोगे ना तो फिर से एक धोखा होगा। जैसे स्कूल में धोखा हुआ क्या कि भाई आप कहते हैं कि आप एडमिशन लेने गए, आपसे ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है तो अलग से टाइम देकर समझाते हैं। कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो ये झूठ बोला जाता है। तो जो बच्चा बेहद शरीफ होता है, जिसको समझ में ही नहीं आती ये चीज़ कि भाई ये तुम्हारे साथ धोखा हो गया है, तो जो इस धोखे को जल्दी एक्सेप्ट करके और इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है वो सक्सेसफुल है, और नहीं तो बाकी फिर वो बच्चा परेशान ही रहता है। फिर जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना तो कॉलेज में तो और बदतमीजी है। आप कॉलेज में पहुंच गए बच्चे कौन ले तो जाते हैं? कॉलेज ना कॉलेज में पहुंचने के बाद में ये हो जाता है कि या तो अगर कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है क्लास में तो या तो वो बिल्कुल डफर है, उसको खुद को ही कुछ नहीं आता। ऐसा होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात समझा भी पाओ दूसरे को। और या फिर ऐसा होता है कि उस टीचर के पास मतलब इतना वर्कलोड उसको दे दिया जाता है कि वो टीचर बेचारा क्लास में अपनी शक्ल ही नहीं दिखा पाता। तो और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको ये है कि भाई क्या करना है, ये अपने आप कर लेंगे। तो वो अपना गर्मी है तो किसी कैबिन में एसी के आगे बैठे हुए सो गए, है ना, और सर्दी है तो कहीं धूप में अपनी चेयर डाल कर वहाँ बैठ गए। तो फिर कोई बच्चा आगे उठा रहा है, सर मेरा सिलेबस क्या करेगा, आँख खोल के क्या करेगा सिलेबस करके। कुछ ऐसे भी आलसी होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं उसमें। अब वहाँ पर भी कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कहीं पर भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या बिजनेस तो कोई भी बच्चा एकदम से शुरू करता नहीं, पहले चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ, कहीं जॉब करके काम करने का तरीका सीखूँ। अब आपका नौकरी का पहला दिन, आप पहुँचने के बाद बॉस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या करेंगे, और आप बॉस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे क्या सिखाएगा। बॉस कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। आप कहोगे सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, कहते सीख ले अपने आप, है ना। अब आप ये कहोगे कि यार ये तो बचपन से धोखा ही होता है। स्कूल में गए तो भी अपने आप कर लो, कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी अपने आप कर लो, यहाँ भी अपने आप। तो कुल मिलाकर करना अपने आप है, भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखो। तो ये सारी चीज़ें ये चलती रहेगी। हमें ये नहीं कराया गया, हमें ये नहीं कराया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज ठंड बहुत ज़्यादा थी ना इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं मैं पढ़ता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स ना चलती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि हर जगह ये सोच कर चलो कि आपको हर कदम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। तो अपना प्लान बनाकर तैयार रखो पहले से पहले कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल एग्जाम अनाउंस हो जाए तो फिर मैं चीटिंग के फर्रे बना लूँगा। मतलब कुल मिलाकर जो भी करना है वो अपने दिमाग से करना है और ईमानदारी से करना है। और सब धोखा देते जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ईमानदार रहना है। समझ गए?
मैं फर्क नहीं गिरा था। चलिए होमोलॉगस सीरीज की एक डेफिनेशन नोट करें। होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर आप टीचर थे ना पहले? नहीं पहले क्या अभी अभी भी मतलब मैंने कॉलेज में थे ना। हाँ 7 साल पढ़ाया तो था। सर आपने इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी? करी थी ना। इंजीनियर वाली चीज। हाँ करी थी ना। मोबाइल रिपेयरिंग जानता हूँ मैं, मोबाइल कंपनी में काम करता था। नहीं वैसे नहीं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह वाले होते नहीं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला हूँ, तो वो तो कंप्यूटर इंजीनियर होता है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट था, तो मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को तो ज्वाइन करता। एक बैटरी आती है, जैसे एक्साइड की बैटरी आती है ना, एक बैटरी आती है, हाँ एक बैटरी आती है रेगनेंट की। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में इनका ऑफिस है, और ओखला में इनका जो है फैक्ट्री है, वहाँ पर भी काम करा है। तो 2 महीने बाद ही ये डर लगने लगा था। एक हमारे साथ का ही था, उसका बेचारे का हाथ जल गया था, तो तब मेरे को ये हो गया, मैंने कहा ये तो डेंजरस काम है। सर तो आप सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस नहीं कर रखा था अच्छा, आप ना। साथ में पीछे में कंप्यूटर साइंस नहीं थी। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा। तो बैटरी की कंपनी में भी काम करा है, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करा है। तो अल्टीमेटली यही थी। एक तरह के बाहर के मोबाइल नहीं ऐसा नहीं था कि टीचर बनना था। मोबाइल कंपनी में पहले मैं रिपेयरिंग सेक्शन में था। रिपेयरिंग सेक्शन के बाद में मैं वेयर हाउस में हुआ, मतलब इंटरनल शिफ्टिंग होती रहती है ना। तो और फिर उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर, कि एक बंदे को नेपाल भेजा गया था 2 महीने के लिए। ठीक है, नेपाल में ऑपरेशन चालू हो रहे थे लावा के, तो नेपाल भेजा गया था, तो मुझे ट्रेनिंग में शिफ्ट कर दिया। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो मोबाइल फ़ोन आप नया परचेज करते हैं ना, तो उसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसके अंदर यूज़र मैनुअल, कि उस पर लिखा रहता है कि ये इस फीचर को ऐसे यूज़ करें, इस फीचर को ऐसे। तो वो यूज़र मैनुअल लिखने के लिए मेरे को दे दिया गया कि वो बंदा गया हुआ है, तुम लिख दो। मैंने लिख दिया। लिखने के बाद में फिर जो डीलर्स आते हैं, तो डीलर्स को एक्सप्लेन भी करना होता है। डीलर्स मतलब जैसे आप कहीं रास्ते में जाएंगे तो आप बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखेंगे लावा मोबाइल्स या सैमसंग, तो वो उनके ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको बेस्ट प्राइस देंगे। तो वो जो ऑथोराइज डीलर्स हैं, उनको कंपनी हेड ऑफिस जो नोएडा में था, 64 सेक्टर 64 में, वहाँ बुलाया जाता था। और फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो वो 2 बार मैंने ट्रेनिंग दी थी, और ट्रेनिंग में फीडबैक होता था डीलर्स का। तो मेरा फीडबैक बहुत अच्छा मिला उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा कि ये आपने बंदा जो नया रखा है ना ट्रेनिंग में, ये बंदा ठीक है, ये अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा देता है। अब जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने कहा हाँ हमने अच्छा बंदा रखा है। तो उनको ये नहीं पता था कि हम वेयर हाउस से इसको उठा कर लेकर आए, हम तो इसको कचरा समझ रहे थे। मेरे को कचरा समझ रहे थे, हम तो इसको कचरा समझ रहे थे, लेकिन ये ठीक है। अब जब वो बंदा वापस आया तो उन्होंने कहा कि आप इसी के साथ काम करोगे। ठीक है, अब मेरे बनाए हुए जो यूज़र मैनुअल थे उनकी रिकॉल नहीं होती थी। रिकॉल मतलब वो वापस नहीं आते थे। मतलब क्या करते हैं ना, डीलर आते हैं, डीलर आकर कंपनी में ऐसे फेंक के जाते हैं, क्या लिखा है ये, क्या है ये, मेरा कस्टमर मेरे मुंह पे मारकर चला गया, दिमाग खराब है तुम्हारा, कैसे कंपनी चलाओगे। डीलर इस तरह से बात करते हैं ऑफिस में आकर, समझ रहे हैं। क्योंकि डीलर है तो कस्टमर है तो डीलर है, और डीलर है तो कंपनी है। कोई भी आप अगर मिल्टन की पानी की बॉटल अगर बेचने जाओगे ना, तो कंपनी डायरेक्टली घर घर जाकर नहीं बेचेगी। डीलर बोलेगा ये बहुत बेस्ट बॉटल है, और डीलर से अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है उसके रिलेशन से, तो फिर उसके बिहेवियर से, उसके रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है उससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो प्रोडक्ट बिकता है, नहीं तो नहीं बिकता। तो फिर मेरे वाले यूज़र मैनुअल्स अच्छे थे, फिर मैं उसमें शिफ्ट हो गया। उसके बाद में एक दिन ट्रेनिंग देने आया था यहाँ RD कॉलेज में, इन्होंने हायर सैलरी दे दी, मैं यहाँ आ गया। बस तब से मैं यहाँ टिका हूँ, फिर यहाँ आ गया। ऐसे ही आगे कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। तो ऐसी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी सोचा नहीं था कि 10th क्लास को पढ़ाऊँगा। तो ये सब चलता रहता है। चलिए जी, होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई बार ना क्या होता है, ठप्पा लग जाता है, वो ठप्पा बहुत बुरा होता है। मतलब ठप्पा समझ रहे हैं क्या बताऊँ आपको। अगर कोई अपनी पहली फिल्म, कोई बहुत टैलेंटेड एक्टर है ना, अगर अपनी पहली फिल्म में विलन बन जाता है ना, उसको विलन की रोल मिलेगी। हाँ सही हो जाता है। अभी हमको मोबाइल रिपेयरिंग में डाल दिया गया, तो हमको यही समझ लिया गया कि इसको सिर्फ रिपेयरिंग आती है। हर्षद वारसी मुन्ना भाई MBBS में सर्किट बन गया, तो ये समझ लिया कि ये कॉमेडियन है, कॉमेडी के अलावा ही कुछ कर, जबकि अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो ठप्पा जब लग जाता है, फिर उसके बाद ये इसको ऐसे ही तो कदर नहीं होती थी, इधर कदर हो गई तो यहाँ आ गया। तो ऐसे होता है। खैर चलिए,
ये चीज़ तब सीखेंगे जब कोई आप में से ह्यूमन रिसोर्सेज में जाएगा ना, एचआर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी वो कदर करना जानते हैं, कौन किस लायक है, कौन क्या काम अच्छे से कर सकता है। होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties. Having similar structures and similar chemical properties, in which the successive compounds differ by CH2 group, in which the successive compounds differ by CH2 group, and the successive compounds differ in their molecular mass by 14U। 14U का मतलब क्या होता है, ये एटॉमिक मास की यूनिट है ना। तो अगर सक्सेसिव कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद बताया था, शायद दूसरे बैच में बताया था। सक्सेसिव कंपाउंड जो है, सक्सेसिव कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जैसे हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन में पहले मीथेन आएगा, फिर ईथेन आएगा। तो मीथेन और ईथेन ये क्या हो गए, सक्सेसिव कंपाउंड्स हो गए। तो अगर मैं मीथेन और ईथेन के केमिकल फार्मूला में डिफरेंस देखूंगा ना, तो वो जो डिफरेंस है वो हमेशा किसका आएगा, CH2 का आएगा। मतलब कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। और जब उनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 14U आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मुझे बड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है। मुझे लग रहा था, मुझे बताया था। नहीं कंबाइन में 2 दिन हुआ है। चलिए इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल नोट करें। एग्जाम्पल, एल्केन्स में let 2 successive compounds be CH4 and let 2 successive compounds be CH4 and C2H6। तो जब मैं इसके मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस की बात करता हूँ तो वो कैसे करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर है
कार्बन और हाइड्रोजन, और इधर लिखना नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ लिखें आप मीथेन और ईथेन। भैया आप देखें ये मीथेन है CH4 और ये C2H6 क्या है, ईथेन है। तो मीथेन में देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स और फिर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। तो मीथेन में कार्बन कितना है, एक 1 है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। ऐसे ही ईथेन में कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6। तो मैं डिफरेंस अगर देखूं, डिफरेंस in their molecular difference in their molecular formula is, यहाँ 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो C1, और इधर 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो C1 जिसमें 1 लिखा नहीं जाता तो डिफरेंस कितने का हो गया, CH2 का हो गया। ऐसे ही इनके मॉलिक्यूलर मासेस का अगर डिफरेंस देखें, नोट करें, बारिश हो रही हो जाए क्या हो रही है? अभी ये कही हुई है। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं ईथेन की बात करूंगा तो ईथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन के 2 एटम और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो 12 × 2, और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और कितने एटम है 6, तो 1 × 6, माइनस कार्बन के कितने एटम है, इधर 1 एटम और कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 × 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितने एटम है 4, तो 1 × 4। मैं दोनों का ना जैसे मैंने इसका C2H6 का मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 और कितने एटम है 2 है, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने एटम है 6, तो 1 × 6। तो ये तो ईथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरह से ये निकाला मीथेन का, कार्बन का 1 एटम है तो 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 4 एटम है और हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 × 4, तो ये मीथेन का मास हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 12 × 24 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 4, 24 प्लस 6 कितना हो गया 28 माइनस सर 30 होएगा सॉरी 30 सर, आंसर 14 आ जाएगा। माइनस 16 14 U। ठीक है, तो हम कोई भी 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स लेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा ना मॉलिक्यूलर मासेस का, वो 14 U का आएगा, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस आएगा वो CH2 ग्रुप का आएगा। तो और इसके कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके। चलो क्या